अंदरूनी कहानी ये है कि जब हुकूमत की लगी ना दौड़ें और उन्होंने कहा कि चौधरी साहब ने यह की कर देता। चौधरी साहब से रब्ता किया जनाब परवेज़ खट्टक साहब ने बजिया टेलीफोन पर। चौधरी परवेज़ लाई ने कहा कि जनाब इतने खलो जाओ जरा ब्रेकां पर पैर रख, खाली खुली मुलाकातें चलेंगी, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन होगी, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाराने होगी, सिर्फ बातें होंगी और मुलाकातें होंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, चौधरी परवेज़ लाई ने गुज़श्ता 24 घंटों में 2 बड़ी कलबाजियाँ लगाई हैं। पहली उन्होंने कलबाजी लगा के तो वज़ीर-ए-आज़म को बाकायदा उन्होंने एक नैपी वाला बेबी करार दे दिया और उसके बाद फिर उन्होंने अचानक एक और कलबाजी लगाई और उसमें उन्होंने उनको बड़ी अच्छी नीयत वाला करार दे दिया, उनकी तारीफ़ें भी कर दी। ये क्या कहानी है? चौधरी परवेज़ लाई साहब ने जो पहला इंटरव्यू दिया उसमें जो गुफ्तगू की उस पर बात करेंगे। उसके बाद जो उन्होंने कलाबाजी लगाई हो, क्यों लगाई है, किसके कहने पर लगाई है, ये इनसाइड स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज सवात में एक जलसे से खिताब किया और उस जलसे में उन्होंने कौम से जो बातें की हैं हम तो यही कहेंगे कि वो बहुत सारे झूठ बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से बोली जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन से अपीलें भी कर रहे हैं और महज इल्ज़ामात पे अपीलें कर रहे हैं। इन तमाम मौज़ूआत पे आपसे बात करेंगे, मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब आजकल वो जलसा मुहिम पर हैं और उन्होंने एक इसी सिलसिले का एक जलसा किया खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवात में, जबकि इलेक्शन कमीशन उनको पिछले जलसों पर भी जो है वो नोटिस जारी कर चुका है कि जी आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं और कानून के मुताबिक कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो किसी इंतखाबी मुहिम में नहीं जा सकता, नहीं जलसा कर सकता। आज वो उसके बावजूद फिर गए और उन्होंने फिर एक जलसा किया और उसके बावजूद के उनको पहले भी ना सिर्फ ये कि नोटिस है बल्कि आने वाले जो 18 तारीख वाला जलसा है उसके वाले से भी उनको इलेक्शन कमीशन का नोटिस मिला हुआ, लेकिन वो अपने उस चीज़ पे कायम रहे। और आज उन्होंने अपने जलसे में इल्ज़ामात जैसे कि उनकी आदत है वो लगाया करते हैं। उन्होंने इल्ज़ामात लगाया कि जनाब सिंध हाउस में जरदारी साहब ने मुबैना तौर पर नोटों की बोरियां भरकर मंगवाई और पैसे बांटे जा रहे हैं और अराकीन का ख़रीदो फरोख्त का बाजार लगा हुआ है और इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। और उनका ये ख्याल था कि जनाब इलेक्शन कमीशन जो है वो हार्स ट्रेडिंग का नोटिस क्यों नहीं ले, वो खासे जलाए हुए थे। लेकिन खान साहब ये भूल रहे थे कि इलेक्शन कमीशन से जिस बात का वो नोटिस लेने की अपील कर रहे हैं और जिस जगह पे खड़े होकर अपील कर रहे हैं उस जगह पर भी इलेक्शन कमीशन ने आपको जाने से रोका हुआ था और आपसे कहा हुआ था कि आप वज़ीर-ए-आज़म होते हुए इंतखाबी मुहिम में नहीं जाएंगे, लेकिन वो मुसलसल जा रहे थे और वहीं पर खड़े होकर वो अपनी पार्टी के लिए वोट भी मांग रहे थे और लोगों को कह रहे थे कि जी वो बल्ले के निशान पर लोग वोट लगाएं और जो बल्ले के निशान के अलावा लोग खड़े हैं उनसे उन्होंने कहा कि जी वो बैठ जाएं इलेक्शन में। और बाकायदा उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई और उसके साथ ही उन्होंने अपील भी कर दी। तो ये बिल्कुल एक तजाद है जिसे हम कह सकते हैं कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ये खुला तजाद नहीं, लेकिन खान साहब वो चूँकि कहते होते हैं ना कि ताकतवर के लिए कानून और है और आम आदमी के लिए और है, तो वो बिल्कुल अपने आप को उन तमाम कवानीन से बालातर समझते हैं और वो समझते हैं कि ये जितने भी कवानीन हैं ये दूसरे लोगों के लिए। बहरहाल हम ज़रा उनका मज़ीद जायज़ा लेते हैं कि मज़ीद उन्होंने क्या बातें की। उन्होंने एक तो ये कहा कि 1 अरब दरख्त लगे हैं KPK में, हमारे पिछले गुज़श्ता दौरे हुकूमत में हम खैबर पख्तूनख्वा में लगा चुके हैं और अब हम 10 अरब दरख्त जो है मुल्क में मज़ीद लगाएंगे। खान साहब मज़ा ही आ जाएगा वैसे अगर इतना हो जाए तो। 1 अरब दरख्त तो अभी तक किसी को मिले नहीं है, पता नहीं वो 10 अरब भी कैसे मिलेंगे, सोशल मीडिया पर पता मिल जाते हैं। इसी तरह वो बंदा कहता है ना, जब बंदा झूठ बोलता है तो वो ये भूल जाता है कि मैंने पहले क्या बात है कि आपको याद होगा कि इन्होंने पहले जो है वो कहा था कि हम 350 डैम हम बनाएंगे KP में और वो 350 डैम वो पिछली दौरे हुकूमत में जो 2013 से 2018 तक KP में इनका दौरे हुकूमत था उसमें उन्होंने कहा था, लेकिन वो नहीं बने। और आज की तकरीर में उन्होंने कहा कि हम 10 डैम बना रहे हैं और वो दासू डैम और भाषा डैम और फलां डैम जो नहीं, ये हमारी हुकूमत के इनिशिएटिव है। हालांकि ऐसी बात नहीं, ये इनकी हुकूमत के इनिशिएटिव नहीं है, ये पिछली हुकूमतों के इनिशिएटिव हैं और अलबत्ता ये बेच रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, इस इनिशिएटिव को लगे रहें। और दूसरा फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब जो नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं वो बैरून मुल्क रहते हैं और
उनके पास जो नहीं है वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के शहरी नहीं। यहाँ पर भी उन्होंने गलती बयानी से काम लिया कि भाई नवाज शरीफ साहब के बेटों ने ये नहीं कहा कि हम यहाँ के शहरी नहीं, अलबत्ता वो ये ज़रूर कहते हैं कि जी हम वहाँ के शहरी हैं। और बेटे बाहर रहने की बात है तो चलें, उनको तो किसी ने मुशर्रफ साहब के दौर में जला वतन किया था तो वो बाहर जाके बस गए, तो उनके अपने जो साहबजादे हैं वज़ीर-ए-आज़म के, उनकी तो कोई मजबूरी नहीं है बैरून मुल्क में रहना। वो पता नहीं इधर को पिंड मलका वाली साइड में रहते हैं या कहीं चीचों की मलिया में रहते हैं या लालू खेत में रहते हैं या वो नागन चौरंगी में रहते हैं, अब पता करते हैं। लेकिन खान साहब दूसरों के बेटों को कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं रहते, लेकिन अपने बेटे भी इनके भी पाकिस्तान में नहीं रहते। फिर उन्होंने एक और बात की और वो बिल्कुल उलट बात की हक़ाइक़ से। उन्होंने कहा कि जी बेटी जो है वो मरियम नवाज शरीफ का, उन्होंने कहा कि उसके नाम पर 4 फ्लैट हैं, वो आज तक एक रसीद भी नहीं दे सकी। खान साहब ये अदालत में जो चल रहा है केस उसके बिल्कुल खिलाफ बात कर रहे हैं। सज़ा तो ट्रायल कोर्ट से जैसे तैसे दिलवा दी गई मरियम साहबा को, लेकिन अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रही है कि जो वो फ्लैट मरियम नवाज़ की मलकियत है इसका सबूत पेश करें, तो नैब जो है वो वकील पे वकील बदल रही है और तारीखों पे तारीखें ले रही है, लेकिन वो सबूत पेश करने की पोजीशन में नहीं है। पोजीशन ये है कि खान साहब आप और आपकी हुकूमत अदालत में किसी किस्म को सबूत पेश कर नहीं सकते और जलसे में जाकर आप तकीर करते हैं कि जनाब उसके बिल्कुल उलट बात, लोगों को मिसगाइड करते हैं। और ये मिसगाइड करने पर उनका बिलीव इसलिए ज़्यादा कि वो मिसगाइड करने के नतीजे में ही बरसर इक़्तिदार आए हैं। फिर उन्होंने वही बातें की, वो शहबाज शरीफ का सूट ऐसा क्यों है, और उन्होंने ये कहा कि जनाब ये मकसूद चपरासी के अकाउंट में इतने पैसे हैं और वो कमर दर्द है और तारीखें ले लेता है शहबाज शरीफ और अब उसके केस में उसको सज़ा होने वाली है। पता नहीं बहरहाल कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर वो एक आयत का सहारा लिया कि जनाब वो कौम को उन्होंने दावत दी कि जी वो हक़ के साथ खड़े होने के लिए उन्होंने एक आयत पढ़ी कि इस आयत का मफहूम ये है कि आप हक़ के साथ खड़े हों और आप सब लोग 27 तारीख को इस्लामाबाद आएँ। और ये समझ नहीं आती कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब बहुत हो गया ना इस्तेमाल अब इस्लाम का, मतलब कभी आप रियासत मदीना के नाम पे लोगों को इस तरह कहते हैं जबकि अमल आपको उसका बिल्कुल मुख्तलिफ है। रियासत मदीना में आप खुद मिसालें देते हैं कि जी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक दूसरी चादर का जवाब भी पूछा गया था, इधर आपसे कोई जवाब मांगे तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दें और जवाब भी देने से इनकार कर देते हैं। और फिर कहते हैं जी स्वाद के लोगों में बहुत खुश हूँ, पूरा मुल्क नाखुश है लेकिन खान साहब बड़े खुश हैं। और वो कहते हैं कि जनाब जो है वो जो आलम इस्लाम का मैंने तमाम मुसलमान मुल्कों से बात की और मैंने उनसे कहा कि ये इस्लामोफोबिया वाला मसला उठाएं और फिर मैं उसमें बड़ा कामयाब हूँ और सुबह से मुझे मुबारकें आ रही हैं, आज सुबह से मैं बड़ा खुश हूँ। पता नहीं अभी तक तो कोई नहीं किसी इस्लामी मुल्क के किसी सरबराह की तरफ से एक मुबारकबाद आई होती तो ज़रूर हमारे भी किसी टीवी या अखबार के जीनत बनी होती। चलें, खान साहब की मर्ज़ी के मालिक हैं। और फिर वो कहते हैं कि जी मैं चैलेंज करता हूँ कि हमारी जो हुकूमत है वो 3 साल में सबसे आगे रही है परफॉर्मेंस के अतबार से। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी वो करप्शन के इंडेक्स में वाकई सबसे आगे रही है, झूठ भी बोलने में सबसे आगे रही है, मंसूबों पर जो प्लेटें लगी हुई हैं इफ्तिताई तकारीब की और संग बुनियाद रखने की वो बदलने में सबसे आगे रही है, कानून शिकनी करने में सबसे आगे रही है, इलेक्शन कमीशन के कवानीन की मिसाल ले लीजिए, और कर्जे लेने में भी सबसे आगे रही है, इसमें कोई शक नहीं। खान साहब दुरुस्त कह रहे हैं। तो खान साहब जो हैं वो बहरहाल मुस्तकिल मिजाजी से अपनी इस चीज़ पर कायम हैं और वो अभी 18 मार्च को फिर अभी थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर जारी किया कि वो ज़िला कोरम का दौरा ना करें क्योंकि वहाँ पर वो जाके इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और इलेक्शन कमीशन का कहना कि आप जो हैं वो पब्लिक ऑफिस होल्डर आप नहीं जा सकते। लेकिन खान साहब इलेक्शन कमीशन को पहले भी किसी खाते में नहीं थे रखते, अब भी किसी खाते में भी नहीं रखते। इलेक्शन कमीशन भी बेचारा एक कमज़ोर इदारे की तरह नोटिस पर नोटिस दिए जा रहा है, वो 7.5 साल से केस पड़ा है, उसका फैसला भी नहीं कर पा रहा। आगे बढ़ते हैं जी, चौधरी परवेज़ लाई की तरफ आते हैं। तहरीक अदम एतमाद के बाद से इस मुल्क में एक खासा सियासी हंगामा बरपा है और पता नहीं चल रहा था कि जनाब ये कौन कहाँ जा रहा है कौन कहाँ जा रहा है। लेकिन चौधरी परवेज़ लाई ने बहुत सारी चीज़ों पे मोहर तस्दीक सब कर दी। महर बुखारी एक एंकर पर्सन है, उनके हम टीवी को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खोल के रख दी। उन्होंने कहा कि जी अपोजिशन की जो के साथ जो है वो हुकूमती इत्तेहादियों का बहुत ज़्यादा रब्ता है और उनका ये कहना है कि हुकूमती इत्तेहादियों का अपोजिशन की तरफ झुकाव 100% है। और उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब 100% मुश्किल में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं ये बिल्कुल एक वो बेबी हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जिनके वो पैम्पर जो है वो बार बार बदलती रही इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन चूँकि उनको गोद से नहीं उतारा तो वो चलना नहीं सीख सके और अब तो वो उनके पास पैम्पर भी ख़त्म हो गए और उन्होंने अज़रा मजाक कहा कि वो चूँकि महंगाई हो गई है तो इस वजह से पैम्पर ख़त्म हो गए। फिर चौधरी परवेज़ लाई ने एक और बड़ी अहम बात की जो वाकई सब लोगों के लिए काबिल हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब तो कुछ इस्टेब्लिशमेंट के कुछ सरकारी अफसरान का नाम जलसों में लिया करते थे
लेकिन परवेज़ इलाही साहब तो हमेशा से हुकूमती इत्तेहादी रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब भी रहे हैं। उन्होंने भी एक इस्टेब्लिशमेंट के एक अफसर का पेशावर वाले का नाम लिया और कहा कि जी वहाँ से हमें मैसेज आया था, लेकिन वो अब बेअसर हो गए हैं और अब वो फ़ोन शूज़ नहीं आ रही। और उन्होंने कहा कि जी वहाँ से जो चरसी टिक्का और कबाब हैं वो वहाँ से इतने दूर से आ नहीं सकते, वो आते आते ख़राब हो जाते हैं। तो ये वो सारी सूरत आती है जिससे फिर हुकूमती सफ़र में खलबली मच गई कि एक इत्तेहादी ऐसी बात करे और फिर वो ये भी कहे कि हम बाकी भी इत्तेहादी जो हैं वो हुकूमत के वो हमारे साथ राब्ते में और मिलकर हम फैसला करेंगे, जो भी करना है फैसला जो वो करेंगे। अभी तक की गुफ्तगू के तहत उन्हें नज़र आ रहा है, उन्होंने बताया कि जी मुझे अपोजिशन की तरफ से वज़ारत आला की ऑफ़र हुकूमत की तरफ से नहीं है। और फिर जो एक हंगामा मच गया मुल्क भर में और सब लोगों ने चौधरी परवेज़ इलाही की उस पर वो जो इंटरव्यू था, एक बंदा जो कि मौजूदा सिटिंग हुकूमत का इस वक्त तक आखिरी इतला तक इत्तेहादी हो, अपने ऐलान पे कायम हो, उसके बंदे वज़ीर हों और वो ख़ुद हुकूमत के बारे में इस तरह की गुफ्तगू कर दे कि जी ये पैम्पर बेबी हैं प्राइम मिनिस्टर को, ये करार दे दे और फिर वो ये भी कह दे कि जी मुझे पेशावर से मैसेज आया था लेकिन हमने बात नहीं सुनी, इसलिए क्या वो पहले वाली बात नहीं रही, पहले की तरह के फ़ोन नहीं रहे। और इस तरह की चीज़ें आने से फिर जो एक दौड़ने लगनी थी हुकूमत की वो लगी। फिर अब आपको मैं उस खबर पे आता हूँ जो मैंने आपको स्टार्ट में कही थी कि एक एक्सक्लूसिव खबर देंगे कि इसकी अंदरूनी कहानी क्या है। अंदरूनी कहानी ये है कि जब हुकूमत की लगी ना दौड़ें और उन्होंने कहा कि चौधरी साहब ने यह की कर देता, तो वो फिर चौधरी साहब से रब्ता किया जनाब परवेज़ खट्टक साहब ने बज़िया टेलीफोन। उस टेलीफोन में बड़ी एक्सक्लूसिव गुफ्तगू हुई। वो गुफ्तगू क्या हुई वो मैं आपको बताता हूँ कि परवेज़ खट्टक साहब ने परवेज़ इलाही साहब को मुबैना तौर पर किया फ़ोन और उनसे कहा कि जनाब आप हमारे तादी हैं, कुछ हमारी इज़्ज़त का ख्याल करें, अभी तो तरीक़त एतमाद के दिन बहुत दूर हैं, आप पहले ही हमारी इज़्ज़त का जो नहीं वो जनाजा निकालना चाहते हैं। जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि जनाब इतने खलो जाओ ज़रा ब्रेकां पर पैर रखो। उन्होंने कहा परवेज़ खट्टक साहब को याद दिलाए जो परवेज़ खट्टक साहब ने काफ लीग के बारे में बयान दिए, जो शेख रशीद अहमद साहब ने बयान दिए और उनको टांगा पार्टी करार दिया और चंद सीटों की पार्टी करार दिया और ब्लैक मेलर करार दिया, जिसके पास फिर परवेज़ खट्टक साहब के पास कोई बात करने को रही ना। तो चौधरी साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात को रद्द नहीं करता, आप ऐसा करें ना, आप दोनों ज़रा वज़रा जो है ना पहले जो हमारे ख़िलाफ़ आपने बयान दिए थे ना उसका कुछ मुदावा करें। फिर ये हुआ कि जनाब पहले परवेज़ खट्टक साहब ने और शेख रशीद अहमद साहब ने काफ लीग के हक़ में बयान दिए, जो पिछली उन्होंने बातें की थी उनसे उन्होंने किया रजू। जिसके बाद फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी गोंगलों से मट्टी झाड़ी और कहा कि खान साहब की नीयत बड़ी अच्छी है लेकिन वो तादियों से रब्ता नहीं रखते, इस किस्म की बातें कर दी और कहा कि अभी तक हम इत्तेहाद का हिस्सा। और ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, जब तक वो ये ऐलान नहीं कर देते कि हमने अपोजिशन बेंचों पर बैठना है तो इत्तेहाद का हिस्सा तो वो हैं उस वक्त तक। और फिर हुकूमत में अब इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो अपने तादियों को ये कह के नहीं तुम निकलो, ऐसी तो बात है नहीं। खान साहब तो इस वक्त तो एक एक सीट वाले मेंबर के पास फेडरल पार्लियामेंट लाजिज में एक एक कमरे में जाके वो बेचारे मिन्नतें करते फिर रहे हैं कहाँ के इन तादियों को वो कहें कि जी तुम निकलो। सो इस वक्त जो है वो चौधरी जो हैं वो खान साहब को और उनकी पार्टी को अपने हाथों पर खिला रहे हैं और अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं और आगे इस तरह चलते हैं कि जनाब ये अपोजिशन की जो तरीक़तम एतमाद है वो कहाँ तक पहुँची। मामलात ये हैं कि जनाब अभी फ़िलहाल हवाई फायरिंग रहेगी। पता ये चला कि मुख्तदर हल्कों की तरफ से दरख्वास्त की गई थी अपोजिशन से कि चूँकि 23 मार्च को इस्लामिक जो है वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस है इस्लामाबाद में, तो ज़रा मेहरबानी करें इस मामले को थोड़ा सा उस तारीख से आगे लिंगर ऑन कर दें। और चूँकि इमरान खान साहब की हुकूमत की खुशकिस्मती कि इस वक्त जो अपोजिशन है वो बड़ी मैच्योर अपोजिशन है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने फ़ौरी तौर पर ये ऐलान किया कि जो हमने 23 मार्च को जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी, हम लोगों को ये कहेंगे कि 23 मार्च को इस्लामाबाद ना पहुँचें बल्कि अपने अपने इलाकों से चलें और 24 तारीख को इस्लामाबाद पहुँचे ताकि ओवरसी कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो चुकी है और पाकिस्तान का जो इमेज है वो दुनिया के सामने ख़राब ना हो। आपको याद होगा कि खान साहब जब अपोजिशन में हुआ करते थे तो वो इस बात की परवाह नहीं थे करते कि हुकूमत की या मुल्क की कोई इज़्ज़त या बेइज्जती है। चीन के सदर ने आना था, वो 126 दिन धरना देकर रेड जोन में बैठे रहते कि चीन का सदर यहाँ पर ना आए और फिर वो झूठ भी बोलते रहे कि जनाब वो उसने तो आना ही था और फिर जो ही धरना ख़त्म हुआ फिर फौरी तौर पर चीनी सदर आ गया। और चीन के सदर का किसी मुल्क में जाना कोई इस तरह का काम तो नहीं है जिस तरह खान साहब चले जाते हैं या शाह महमूद कुरैशी किसी मुल्क में चले जाते हैं। चीन का सदर वो दुनिया की एक सुपर ताकत है, वो किसी के मुल्क में मुंह उठा के नहीं चले जाते। वो उन्होंने फिर इसका मतलब है कि वो इन्वाइटेड थे और उन्होंने आना था और आपका धरना ख़त्म हुआ तो फिर आए। फिर इसी तरह जब रजब तैयब एर्दोगान आए थे पाकिस्तान में तो उस वक्त उन्होंने पार्लियामेंट की जॉइंट सेशन से खिताब करना था जिसका इमरान खान साहब ने बाइकआउट कर दिया था और किसी के मनाने के बावजूद तो पार्लियामेंट आने पर राज़ी नहीं हुए। और तुर्की का सफ़ीर गया खान साहब के पास, जनाब हमारी आपसे क्या लड़ाई है, आप मतलब आके सुने तो सही हमारे प्राइम मिनिस्टर को या हमारे प्रेसिडेंट को, जो उस वक्त जो भी एर्दोगान साहब सदर थे या मुझे याद नहीं, लेकिन खान साहब ने उनको इनकार कर दिया था। उन्होंने
ये भी परवाह नहीं की थी, वो एक बरादर इस्लामी मुल्क का सफ़ीर आगे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा और उन्होंने अपनी जो है वो यानी कि वो कह रहे थे कि मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है। तो लेकिन इस वक्त जनाब वो अपोजिशन भी उनको इत्फाक से एक मेच्योर अपोजिशन मिली है और अब ये जो कुछ भी होना है 23 मार्च के बाद ही होगा। 24 मार्च से एक दफ़ा फिर एक्टिव सरगर्मियाँ शुरू होगी और जो 27 मार्च को शायद जलसे हों और फिर 28 मार्च को अदम एतमाद पर वोटिंग हो। लेकिन जो भी बनना है इस दौरान ही बनना है, जो यानी कि 24 मार्च से लेकर 28 मार्च के दौरान। इससे पहले जो कुछ भी है इस वक्त खाली खुली मुलाकातें चलेंगी, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन होगी, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाराने होगी, सिर्फ बातें होंगी और मुलाकातें होंगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।